1946-47 जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। विश्वास खत्म हो चुका है और यह विश्वास खत्म हुआ दिल्ली में दंगों के बाद। हिंदू के दिमाग में ये बैठ चुका है कि मुसलमान इस देश के खिलाफ है। नमस्कार, स्वागत है आपका IJTV पर। मैं हूं अजय सेठिया। जब से भारत में नागरिकता संशोधन कानून पास हुआ है तब से भारत में हिंदू और मुसलमान की खाई चौड़ी होती जा रही है और स्थिति वही पैदा हो गई है जो भारत की आज़ादी से पहले 1946-47 में थी और 47 में बंटवारे के समय जो हिंदू और मुसलमान का तनाव पैदा हुआ था, नफरत पैदा हुई थी, वैसे ही नफरत फिर पैदा हो गई है। और इस नफरत को पैदा करने की वजह है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ने मुसलमानों को गुमराह किया कि यह कानून उनके खिलाफ है, जबकि यह कानून उनके खिलाफ नहीं था। यह कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों को, जिनके साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, उनको भारत में नागरिकता देने के लिए कानून में थोड़ी सी रियायत दी गई थी और कुछ नहीं था। भारत के मुसलमानों पर इस कानून का कोई असर नहीं होना था, लेकिन उनको ये सिखाया पढ़ाया गया, गुमराह किया गया और आंदोलन शुरू हुआ। अब उसका असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ रहा है। पहले खाड़ी देश से कुछ ट्वीट जारी हुए और भ्रम ये फैलाया गया कि खाड़ी देश के आधिकारिक नेताओं ने ये ट्वीट जारी किए हैं। राजकुमारी के नाम से कुछ ट्वीट जारी हुआ, लेकिन वो राजकुमारी नहीं थी। हालांकि ये स्थिति सब जानते हैं कि वो ट्वीट कौन जारी कर रहा है। इसके बावजूद भारत के सेकुलर जमात ने, भारत के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने और उस जमात से जुड़े हुए, कम्युनिस्ट जमात से जुड़े हुए पत्रकारों ने ट्वीट ही नहीं जारी किए भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ। अलबत्ता कुछ वीडियो भी जारी किए। 3-4 ऐसे पत्रकारों ने वीडियो जारी किए। जाने माने पत्रकार हैं और सेकुलर लीनिंग के नहीं हैं, असल में कम्युनिस्ट लीनिंग के हैं, लेकिन सेकुलर का लबादा पहन करके वो पत्रकारिता करते हैं। उन्होंने उन वीडियोस में ये आरोप लगाया कि भारत सरकार, मोदी सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है, उन पर अत्याचार कर रही है। इस वजह से पूरा मुस्लिम समुदाय, दुनिया भर का मुस्लिम समुदाय भारत से खफा है, जिसका असर आने वाले समय में कूटनीतिक राजनीति पर पड़ेगा। अब ये बात एक अपनी तरफ है, लेकिन इसमें असर सिर्फ खाड़ी देशों पर नहीं हुआ, इसका असर अमेरिका तक हुआ है। हम जानते हैं कि भारत में जितने भी कम्युनिस्ट लीनिंग के NGO है वह फंडिंग अमेरिका से लेते हैं। अमेरिकन संस्थाएं उनको फंडिंग करती हैं। कम्युनिस्ट होने के बावजूद उनके लिंक अमेरिका से बने हुए हैं और अमेरिकी संस्थाओं से बने हुए हैं। अब इसका असर देखिए कि अमेरिका की धार्मिक आज़ादी से जुड़े हुए आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछली बार 2019 में ऐसे 9 देशों की सूची बनाई गई थी जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। ऐसे देशों में, उन 9 देशों में पाकिस्तान भी था। लेकिन अब उसने जो नई रिपोर्ट दी है उसमें उसको भारत को भी शामिल करने की सिफारिश की गई है। तो यह एक नया बवाल हिंदुस्तान में खड़ा हुआ है क्यों, और सारा इसका आधार है नागरिकता संशोधन कानून और उसके बाद कोरोना वायरस। अब हम आते हैं कोरोना वायरस पर। ये जो सारा खाई पैदा हुई हिंदू और मुसलमान की, उसको और चौड़ा किया कोरोना वायरस की घटना ने। कोरोना वायरस भारत में जनवरी के एंड में पहुंच चुका था। भारत सरकार फरवरी में, मार्च में ये कदम उठा रही थी और मार्च के पहले हफ्ते में कदम उठा दिए थे। 12 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों पर रोक भी लगा दी गई थी। लेकिन तबलीगी जमात ने इन आदेशों का कोई पालन नहीं किया, सरकार की बात नहीं सुनी। हालांकि पुलिस ने भी 19 मार्च को तबलीगी जमात के हेड मौलाना साद को बुला करके समझाने की कोशिश की थी। मौलाना साद पुलिस के कहने पर भी पुलिस स्टेशन नहीं आए, लेकिन नंबर 2 जो उनका मौलाना था वो वहाँ पर आए थे और उनको कहा गया था कि आप इस मरकज़ को खाली करवाएं। वो खाली नहीं करवाया गया। लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन के बाद भी वहां पर 2500 के करीब लोग मौजूद थे और उनको वहां से जब निकाला गया तो पता चला कि 600-700 तो संक्रमित हो चुके थे। इसके अलावा भी और कहां कहां गए थे इससे पहले लोग। पिछले एक महीने में करीब 25,000 लोग वहां पर इस पूरे महीने में, फरवरी मार्च में आए थे जो मरकज़ में शामिल होने के लिए।
और मौलाना साहब तो उनको ये कह रहे थे कि ये जो कोरोना वायरस है ये मुसलमानों को तोड़ने के लिए, उनकी जो सारी स्थिति है उसको भंग करने के लिए, जो मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ते हैं उसको, उस सारे जो मुस्लिम संस्कृति है उस पर प्रहार करने के लिए कोरोना वायरस का अफवाह फैलाया जा रही है। इस तरह के उनके बाद में ऑडियो भी आए हैं। तो इस तरह ये सारा जो स्थिति हिंदुस्तान में पैदा हुई और फिर तबलीगी जमात के जो लोग वहाँ से निकाले गए 2300 कुछ मरकज़ में से, उनको जब क्वारंटाइन के लिए रखा गया या जो वास्तव में संक्रमित हो चुके थे उनको हॉस्पिटल्स में रखा गया, तो उन्होंने जो व्यवहार नर्सों के साथ, डॉक्टरों के साथ किया, जिस प्रकार उन्होंने बरामदों में थूका, सड़कों पर थूका, बस में बैठे हुए सड़कों पर थूकते रहे, और ये सबको मालूम है कि छूने से, थूक से, इससे कोरोना वायरस फैलता है। तो एक पूरी की पूरी एक जिसे कहते हैं कि ये हवा बन गई पूरे देश में कि मुसलमान कोरोना वायरस को फैला रहा है। और उसके बाद जो उन्होंने किया, नर्सों, डॉक्टरों, पुलिस वालों के ऊपर पथराव किए, उससे भी एक देश के अंदर वातावरण बना। और फिर कुछ इस तरह की वीडियो आए, जो आपने पहला वीडियो लगातार कई दिनों तक चलते हुए देखा होगा कि एक फल फ्रूट वाला फलों को जो है थूक लगा करके वहाँ पर रख रहा है और वो बेचता है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों पर और फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये आज ही हमारे संज्ञान में आया, तो जांच से पता चला ये काफ़ी पुराना वीडियो है, मगर इनमें जो उल्लेखित तथ्यों की जांच की जा रही है। मैंने मामला थाना प्रभारी को दे दिया है और इसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपने रायसेन की एसपी का बयान सुना। उन्होंने कहा कि ये पुराना वीडियो है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। भले ही पुराना है तो और खतरनाक है और भयंकर है कि इसका मतलब ये अब बीमारी शुरू नहीं हुई है, ये लंबे समय से ये साजिश चल रही है और मुस्लिम रेडी वाले इस तरह थूक लगा करके फल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं। अगर ये पुराना है तो और खतरनाक है और इसकी एसपी जांच करके क्या कहाँ तक नतीजे पर पहुंचती है उस संबंध में भी रिपोर्ट आनी बाकी है। आएगी तो हम वे भी आपके सामने लाएंगे और उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही हम आपको दिखाते हैं दूसरे वीडियोस जो आपने देखा। पहले एक सब्जी वाले का वीडियो भी देखा था, अभी आप देखिए दोबारा से कि वो सब्जी जो है गंदे पानी से धो करके लाता है और अपनी रेडी पर रखता है और उसको बेचता है। तो ये घटनाएं सारी हो रही हैं। इसके बाद निश्चित रूप से जो मोहल्लों के अंदर बंद किया गया है उसको लेकर के प्रतिक्रिया हो रही है पूरे देश में, और स्वाभाविक है कि प्रतिक्रिया होगी, दोनों तरफ से होगी। अब मुस्लिम वेंडर जो है वह नहीं जा सकता कहीं पर, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आशंकाएं पैदा की है। ये हो सकता है कि कुछ वीडियो फर्जी भी हो सकते हैं, लेकिन पूरा वातावरण तो दो कारणों से हुआ ना। पहले नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के और उसके बाद ये कोरोना वायरस को लेकर के तबलीगी जमात ने जो कुछ किया, और देश में जो 40% संक्रमित लोग पाए गए हैं वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे। तो अभी क्या है कि जो भी अगर हिंदू नेता या भाजपा का नेता या कोई आरएसएस का नेता या कोई और जमात का नेता अपने मोहल्लों में जाता है, बात करता है, तो लोग उन वीडियोस की बात करते हैं कि ये थूक लगा करके बेच रहे हैं, इनका क्या करें। तो स्वाभाविक है कि वो यही कहेंगे कि उनसे सब्जी मत खरीदो। और ऐसी ही घटना हुई एक देवरिया के एमएलए सुरेश तिवारी के साथ। सुरेश तिवारी गए थे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, और कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ लोगों ने उनसे कहा कि इस तरह के वीडियोस आए हैं तो इस पर क्या करें। तो उन्होंने कहा कि मुल्लाओं से सब्जी मत लें, उनसे फ्रूट मत लें। और जब ये वीडियो जारी हुआ है तो उसके बाद जो बवाल मचा है उसको हम बाद में बताते हैं, पहले आप इस वीडियो को सुनिए। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियाँ के हाथ से सब्जी नहीं लेना। सुरेश तिवारी का वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा है। ये बात ऊपर तक पहुंची है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान जारी करके उन पर कार्रवाई करने की हिदायत दी है, और उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ने कार्रवाई कर भी दी है, उनको नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि सुरेश तिवारी को ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया। जब उनसे इस संबंध में पूछा गया और उनसे वीडियो दिखा करके कहा गया कि आपने ऐसा कहा है, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने कहा है। सब्जी वब्जी बेच रहे हैं मियाँ लोग, वो थूक लगा दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं और वैसा बेचते हैं।
तो मैंने कहा कि ये तो दूसरा, उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक है कि आप उन लोगों से सब्जी मत लो। सब्जी नहीं खरीदेंगे, अपने हाथ में है, तो आप कोरोना से बचेंगे। यही मैंने कहा और इसको वायरल लोग करके बड़ा बना रहे हैं। जब जनता मेरे से पूछ रही है कि क्या किया जाए, तो क्या बोले विधायक, क्या बोले? वही अपने हाथ में है कि भाई उनसे सब्जी मत लो। लेकिन तिवारी पर कार्रवाई हो गई है और कार्रवाई के अलावा बयानबाजी भी हो रही है। अब उत्तर प्रदेश के एक मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान भी सुनिए, जो उन्होंने सुरेश तिवारी की के इस पहले वाले वीडियो के जवाब में कहा है। कल हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको स्पष्ट कर दिया था और कि इस प्रकार की कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सदस्य बात करेगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जानकारी मिली उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को कहा और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करी है। और ये उचित भी है कि इस प्रकार की किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो समाज को बांटने वाली बात करें। भविष्य में ऐसा भी कोई करता है? नहीं, ऐसा जब वो तो उदाहरण तो दे ही दिया, जब उदाहरण दे दिया तो उसके बाद भविष्य में किसी को हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह को यह उम्मीद है कि सुरेश तिवारी पर जिस प्रकार कार्रवाई की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई और नेता या एमएलए या मंत्री इस तरह के बयान नहीं देगा जिससे हिंदू और मुसलमान में खाई पैदा होती है। हालांकि खाई तो पहले थी और वह चौड़ी हो चुकी है, और जैसा कि मैंने पहले कहा 1946-47 जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। विश्वास खत्म हो चुका है और यह विश्वास खत्म हुआ दिल्ली में दंगों के बाद। और दिल्ली के दंगों की अब जो चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि वह पैसा गल्फ से आया था। उसी गल्फ जिसकी चर्चा मैंने पहले की कि गल्फ अब ये इस तरह की दुनिया भर में अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। अब वही पैसा भेजता है देश में मुसलमानों को भड़काने के लिए, हिंदुओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ, और दंगे में उसका हाथ था। लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह पर हम वापस आते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ये समझते हैं कि भारत के हिंदू नेता, भारत की हिंदू जनता इस सब चीज़ों को नहीं समझ रही। भारत की हिंदू जनता अच्छी तरह समझ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अच्छी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो जमीनी आधार है वो उसका हिंदू वोट बैंक है। इसलिए सुरेश तिवारी के बाद, सुरेश तिवारी पर कार्रवाई होने के बाद एक नया वीडियो आया है बृजभूषण सिंह का। वह भी भारतीय जनता पार्टी के यूपी के एमएलए हैं। बृजभूषण सिंह ने एक वीडियो जो जारी किया वो ये था कि एक गली के अंदर एक सब्जी बेचने वाला जा रहा है, उससे उसका नाम पूछा जाता है आवाज देकर के, तो वह नाम अपना हिंदू बताता है, जबकि जो रेडी चला रहा है उसका सहयोगी है वह अपना नाम मुस्लिम बताता है, और जिसने पहले नाम हिंदू बताया होता है वो गलत नाम बताया होता है और वो वहां से चलने लगता है, वह चलने लगता है। तो इसलिए बृजभूषण सिंह ने भी यही कहा कि इनसे सब्जियां न खरीदी जाए, फल न खरीदा जाए। उनका कहना है कि वह कोई हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे और इस तरह को कोई बयान भी नहीं दे रहे हैं कि उनके खिलाफ नफरत की बात हो। ये स्थिति पैदा हुई है और जैसा हिंदू समाज चाहता है, हिंदू जनता जैसा देख रही है वैसा करेगी और ऐसा करना चाहिए उसको। ये है बृजभूषण का बयान। हम आपको वह दोनों वीडियो दिखाते हैं, पहले वो सब्जी वाला और साथ में वो बृजभूषण का बयान, और आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये खाई कितनी चौड़ी हो चुकी है। आप सुनिए पहले वीडियो, फिर हम आपके पास आते हैं। क्या नाम है? राजकुमार नाम नहीं है तुम्हारा, सच बोलो क्या नाम है? क्या नाम है? सच बोल, क्या नाम है? रुक, भाग कहाँ रहे बे? भाग कहाँ रहे? आप क्यों रहा है? नाम बता। नाम क्या है बेटा? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। अजीजुर रहमान। क्या बोल रहे बे? अरे भैया राजकुमार तो बोलते रहते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई कि आपका नाम क्या है, तो उसने अपना नाम राजकुमार बताया और उनके हाथों में ग्लव्स नहीं थे, मुंह पे मास्क नहीं था। एक 12 साल का बच्चा, 10-12 साल का बच्चा रिक्शा चला रहा था, उसके हाथ में मुंह में भी मास्क नहीं था, ग्लव्स नहीं थे।
तो ये तो जो लॉकडाउन के नियम है, कोरोना के जो नियम है, उसका भी उल्लंघन कर रहा था। एक तो अभी कानपुर में जो है 16 सब्जी वाले जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, और लखनऊ में भी एक कोरोना पॉजिटिव सब्जी बेचने वाला पाया गया है। और सरकार को भी जो है जितने भी फेरी वाले हैं सबकी कोरोना जांच कराएं, उनके जो है बेचने वालों के जो है पास बनाएं जिसमें उनकी बाकायदा फोटो लगी हो, ऑथराइज हो, उन्हीं लोगों को सब्जी या फेरी लगाने की अनुमति दी जाए। मैंने कहीं पे भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है, और लगातार टेलीविजन के माध्यम से 1.5 माह से यही दिखाया जा रहा है कि जमातियों से कोरोना फैल रहा है। रोज आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि इतने जमाती पकड़े गए, इतने जमातियों की वजह से इतना कोरोना बढ़ गया है। इनफैक्ट स्वास्थ्य मंत्री जी भी आते हैं टीवी पर, वो भी बताते हैं कि जमातियों की वजह से आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं कि जमातियों की वजह से कोरोना फैल रहा है। तो ऐसे में सभी लोग सावधानी बरतने का काम कर रहे हैं। ये वीडियो आप ही का आप मानते हैं जो वायरल हो रहा है? मुझे कोई अफसोस नहीं है इसमें। अब सवाल खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी दब्बू क्यों बन जाती है, भीगी बिल्ली क्यों बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इतना अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, बुद्धिजीवी कम्युनिस्टों के दबाव में कैसे आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं। जो वास्तविक जमीनी स्थिति है उसको समझना चाहिए और उसके अनुसार अनुसरण करना चाहिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कर रहे हैं जमीन पर। उनका वोट बैंक हिंदू है और हिंदू के दिमाग में ये बैठ चुका है कि मुसलमान इस देश के खिलाफ है। हालांकि ये बात सही है कि बुद्धिजीवी मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान भारत के साथ है, भारतीय है, भारतीयता है उसमें, वह अपने आप को हिंदू मुसलमान मानता है। लेकिन 80% मुस्लिम आबादी अब शंका के घेरे में है, क्योंकि इतने प्रतिशत लोग नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे जिनसे उनका कुछ लेना देना नहीं था। वह विरोध भारत का था, भारत सरकार का था, हिंदुओं के खिलाफ था। इसलिए हिंदू इस बात के लिए आक्रोशित है कि उन्हीं के नेता कैसे उनके खिलाफ बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं।